हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने थे गिरजेश दुबे। और पिछले क्लासेस में देखो तुम लोग देखे थे, पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन के टाइप कौन कौन से हैं, कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी स्ट्रक्चर्स में होते हैं, कार्बन के हाइब्रिडाइज स्टेट कितने हैं। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है। अगर एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है। एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनने में कौन कौन से बॉन्ड हैं। एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड हैं। ये सब आइडिया हम लोग ले चुके हैं। साथ साथ कार्बन के हाइब्रिडाइज स्टेट कितने होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये हम कैसे पता करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखो बेटा, हम लोग बहुत बेसिक कंसेप्चुअल बातें करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर हम उन्हीं जगहों पे हैं। जैसे अगर स्टार्ट किया जाए, बेसिक बातों को बताया जाए, तो अभी तक इतनी ही बात हुई है जितनी बातें की हैं साइट में। कि जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास, CH3 CO CH2 COOH, ये स्ट्रक्चर है मान लो। अब जो मेन आइडिया है, जहां से कंपटीशन पूछता है कि पूछ दे कि इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड्स को बनाने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, बताओ, कैसे बताओगे। अरे तुम सोचोगे हाँ यार कैसे बताना, क्या सोचोगे, हाँ सर बोले थे कि कार्बन के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड गिन लेंगे। अगर कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा तो वो कार्बन sp3 में है। कार्बन के चारों ओर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा तो कार्बन sp2 में है। कार्बन के चारों ओर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा तो कार्बन sp में होगा। और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिस कार्बन के बारे में पूछ रहा है उस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और दूसरे मतलब दोनों कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ही कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कैटिनेशन माने सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड माने फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली। बोलो ए बेटा, एज एलिमेंट हमें नहीं पता, मैं अभी बहुत पढ़ना शुरू कर रहा हूं, एकदम बेसिक। मान ले बेटा ये कार्बन है, इस स्ट्रक्चर के सभी बॉन्ड्स को हमने दिखा दिया। ये कंडेंस फॉर्म का ये स्ट्रक्चर फॉर्म हमने दिखा दिया। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन किस हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा, sp3 में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4। हम बोले थे डबल बॉन्ड किस कार्बन कार्बन में हो या किसी और एटम्स के साथ हो, या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन में हो या किसी और एटम के साथ हो। तो डबल बॉन्ड का मतलब ही होता है कि एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ही है कि एक सिग्मा और 2 पाई। हमें तो सिर्फ सिग्मा गिनना है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा माने कार्बन sp2। अब इसके बारे में सोचो बेटा, देखो इस कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा हैं, अगेन 4 सिग्मा बॉन्ड माने कार्बन sp3। अब फिर यहां ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और एक पाई, तो ये भी कार्बन किस में हो गया, sp2। बोलो, तो कुछ नहीं, जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो भी कंडेंस फॉर्म दिया है,
ज्यादा से ज्यादा बेटा कार्बन की वैलेंसी 4 लेते हुए बॉन्ड्स को खोल लें और कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को बता दें। बोलो कैसे? बस सिग्मा बॉन्ड। अब कोई ये पूछे कि मान लो ये नंबर है, यहां से शुरू करें 1 2 3 4, कार्बन 2 और कार्बन 3 बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? तो कार्बन 2 माने कार्बन sp3 में है, कार्बन 3 माने कार्बन sp2 में है। तो C2 और C3 कार्बन कार्बन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर का कैसे बना हुआ है? ये देख बेटा, sp3 ऑफ C2 विथ sp2 ऑफ C3। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड माने पूछ रहे हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। जब भी कार्बन कार्बन की बात हो तो बात होती है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कुल कितने सिग्मा और पाई हैं मैं कल बोला था, अरे सॉरी पिछले क्लास में, कि हर सिंगल बॉन्ड किसी दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड कहा जाएगा। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हुआ तब ना एक सिग्मा के साथ एक पाई आया, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तब ना एक सिग्मा के साथ 2 पाई आया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड हैं इस स्ट्रक्चर में? तो फिर हम इसको लिख रहे हैं, इसको मान लो हमने हटाया और पूछा कि कुल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से लिख लिया। बेटा डबल बॉन्ड कहां कहां है? 2 जगह है, एक यहां है और एक यहां है, माने पाई कितना हुआ? 2। तो कह सकते इस स्ट्रक्चर में 2 पाई है। बाकी ये सब सिंगल है, 1 2 3 4, डबल में एक सिग्मा है 5, फिर सिंगल, ये सिग्मा 6 7 8 सिंगल, 9 कार्बन कार्बन सिंगल, 10 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ये 11 और ये 12। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर के हर सिंगल बॉन्ड क्या है दो एटम्स के बीच में? सिग्मा। ये सब क्या है? सिग्मा है। और जहां डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। तो सिग्मा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस स्ट्रक्चर में 12 सिग्मा एंड 2 पाई। तो ये सब बातें बड़ी बेसिक, जहां से सवाल आते हैं कंपटीशन में। ये बेटा नीट 17 का सवाल था, मुझे याद नहीं, नीट 17 या 18 का सवाल था कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है among the following which structure contains sp2 sp and sp कार्बन। किस स्ट्रक्चर में ऐसे सीक्वेंस है कार्बन का, ये पूछा गया था। अब ये देखो बेटा स्ट्रक्चर था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। दूसरा था HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। चौथा था यहां CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये स्ट्रक्चर थे। अब एक एक करके अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, जैसे मान लो कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, तो पहला स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखें। ऐसे डबल बॉन्ड का एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो अगर हम बात करें बेटा तो 1 2 3 3 सिग्मा है, तो ये कार्बन sp2, यहां भी 1 2 3 सिग्मा, ये कार्बन
sp2, यहां भी 1 2 3 सिग्मा, ये कार्बन sp2, 1 2 3 सिग्मा, ये कार्बन भी sp2, तो गलत हो गया। यहां सभी कार्बन sp2 में है। मतलब क्या हुआ, जहां भी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके सभी कार्बन बेटा किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे, sp2। हम इसी स्ट्रक्चर की बात कर, देखने से लग रहा है बेटा यहां भी 2 ही सिग्मा है, इसके चारों ओर भी 2 सिग्मा है, यहां भी 2 ही सिग्मा है, और इस कार्बन पे ही 2 ही सिग्मा है, तो हर कार्बन इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। यहां इस स्ट्रक्चर को या इस स्ट्रक्चर, इस कार्बन और इस कार्बन को देखने से लग रहा है कि ये CH3 है, ये CH2 है। CH3 और CH2 किसका कार्बन है, एल्केन का, और एल्केन का कार्बन हमेशा sp3 में होगा। ये sp3 का तो कहीं नाम ही नहीं लिया है, बोलो तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। अब यही एक बचा, देख लो, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये 2 पाई। देखो ये कार्बन 3 सिग्मा sp2, ये कार्बन 1 2 3 सिग्मा sp2, ये कार्बन 2 सिग्मा sp, ये कार्बन 2 सिग्मा sp। ये बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आइदर फॉर बोर्ड और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज determination of hybridized state of carbon in any given structure as well as total number of sigma and pi bond pi bond present in that structure। तो 2 सवाल बेटा, 3 सवाल, कितने सिग्मा पाई बॉन्ड हैं किसी स्ट्रक्चर में, किसी स्ट्रक्चर में कितने तरह के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं, या कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है। कार्बन कार्बन बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली। ये हो गया बात। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात किए थे तो ये कहते कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक ओपन चेन वाला और एक क्लोज चेन। ओपन चेन भी 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लोज चेन भी 3 है। क्या, पहला सैचुरेटेड क्लोज चेन, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखाई दे। दूसरा अनसैचुरेटेड क्लोज चेन, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे। तीसरा हम लोग बात किए थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो ये सैचुरेटेड साइक्लिक, अनसैचुरेटेड साइक्लिक, ये एरोमेटिक। अगले वीडियो में जहां एरोमेटिसिटी की बात करेंगे हम इसके बारे में बताएंगे क्यों ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है, ये सब बातें हम वहां डिस्कस करेंगे। बट ये मान लेना कि हर वो साइकिल जो एरोमेटिक नहीं है दैट इज सेड टू बी एलिसाइक्लिक। ऑल द साइकिल विच इज नॉट एरोमेटिक इज सेड टू बी एलिसाइक्लिक। ये मे बी होमोसाइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का, या कोई और एटम साइकिल के यहां इस कार्बन की जगह पर आ जाए, या हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। हम आगे क्लासिफिकेशन में इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि एल्केन में कितने तरह के कार्बन आइटम होते हैं, बात किए थे। ये बेटा कोई भी एल्केन का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, अगर माने हर कार्बन sp3 में, बोलो ये बेटा एल्केन माने CnH2n+2, इसका कार्बन के चारों ओर, हर कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड।
4 सिंगल बॉन्ड का मतलब ईच कार्बन आइटम इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। एल्केन का कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। बोलो, तो बात हम ये कर रहे हैं कि एल्केन में कितने तरह के कार्बन होते हैं। ए बेटा, स्टेट चेन एल्केन की बात करें, CH3 CH2 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 कुछ भी करके, मान लो यहां लास्ट में फिर CH3 आया। इसमें 2 तरह का कार्बन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। CH3 जहां दिखाई दे प्राइमरी और CH2 जहां दिखाई दे सेकेंडरी। हम इनकी ब्रांचिंग करें, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हम C5H12 की बात कर रहे हैं, तो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचिंग कर दें। ब्रांचिंग का मतलब एक कार्बन को ब्रांच में लगा दें तो लॉन्गेस्ट चेन में एक वो कार्बन कम हो जाएगा। ये 5 का लॉन्गेस्ट चेन था, अब ये 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। आगे आप एल्केन के IUPAC नेमिंग में पढ़ोगे। फिर छोटा करें माने फिर ब्रांचिंग करना है, तो यहां लॉन्गेस्ट चेन में 3 ही कार्बन है। ऐसी को कहेंगे आगे हम लोग कि चेन आइसोमर होता क्या है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम की संख्या को कम करते जाना, तो आपस में रिलेशंस क्या होगा। यहां 5 कार्बन, यहां 4 कार्बन, यहां 3 ही कार्बन। जो बचा कार्बन कहां आ गया बेटा, बचा कार्बन ब्रांचिंग में आ गया। जब ये ब्रांचिंग में आ गया तो मतलब कि इसका ये क्या हो गया, चेन। ये बेटा ये इसका चेन नहीं, उल्टा नहीं बोलोगे, मतलब इसका एक कॉमन नेम की बात करें तो ये N पेंटेन है, इसको कहेंगे आइसोपेंटेन और इसको कहेंगे नियोपेंटेन। तो इसका ये चेन, ये इन दोनों का चेन है, क्योंकि 4 से फिर क्या हो गया 3, इसका भी तो ये चेन हुआ, इसका तो होगा ही होगा ऊपर वाले का, नॉर्मल पेंटेन का। उल्टा नहीं बोलोगे, नॉर्मल पेंटेन इज नॉट चेन ऑफ आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन, उल्टा नहीं। आइसो एंड नियोपेंटेन और चेन ऑफ नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन इज चेन ऑफ नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। तो टाइप ऑफ कार्बन एटम, CH3 माने 1 डिग्री प्राइमरी, CH2 माने 2 डिग्री सेकेंडरी और CH माने 3 डिग्री टर्शियरी और खाली कार्बन माने 4 डिग्री क्वार्टनरी। तो कितने तरह के कार्बन एटम हुए बेटा, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी एल्केन में। कहीं गलती से एक बार पूछा गया था, अभी हम लोग बात किए थे कि मान लो दिया जाए कोई एल्केन है हैविंग मॉलिक्यूलर मास mm, मॉलिक्यूलर मास 114, इसका स्ट्रक्चर बताना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन having molecular mass 114 containing all the 4 type of carbon atoms। चारों तरह का कार्बन इसमें हो। देखो कल जैसे बात किए थे, CnH2n + 2 इज 114, CnH2n क्या हो जाएगा बेटा, 114 - 2, ये वाला माने 112, 112। कार्बन का मास 12, 12n + 2 हाइड्रोजन 2n माने 14n इज 112। तो n वैल्यू क्या आ जाएगी, 112/14, 8। n वैल्यू 8,
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एमएफ माने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी C8H18। इतना नहीं करना चाहते हो तो कुल ऐसे भी लिख सकते हो कि n वैल्यू अगर पता करना हो, n वैल्यू ऑफ एल्केन इज इक्वल टू, देखो मॉलिक्यूलर मास -2/14 सीधे आ गया। तो एक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बजाय ये सब करने के कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन -2 डिवाइडेड बाई 14। तो यहां आ गया 114 -2/14 दैट इज 8। हमें यह बताना है कि 8 कार्बन एल्केन का वो स्ट्रक्चर which contains all the 4 type of carbon atom, which contains all the 4 type of carbon atom। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, n वैल्यू ऑफ एल्केन सीधे कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन -2/14, n क्या गया 8। तो C8H18 का वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है जिसमें चारों कार्बन आइटम हैं। ये बेटा हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं। अरे सर 4 कार्बन, ओहो, अरे सर 1 2 3 4 कार्बन लिख लेते हैं और इंडिकेट कर देते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब सोचें, हाँ ये 1 डिग्री है क्योंकि कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये 2 डिग्री है क्योंकि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बट इसको 3 डिग्री नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री बोलने के लिए यहां एक कार्बन और लगा देंगे। सोच, अभी तो सोच है अपना, इसको 3 डिग्री कब बोलेंगे? जब यहां एक कार्बन और लगा दें। ये भी 4 डिग्री नहीं है, ये तो 1 दिख रहा है। 4 कब होगा? जब यहां 3 कार्बन और लगा दें। ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा एक तरह से। बोलिए, इसका और भी आइसोमेरिक फॉर्म हो सकता है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन सोचने के लिए 4 कार्बन लिख दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, क्या लिखा? ऐसे 4 कार्बन लिख दिया, 1 2 3 4 इंडिकेट कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बना दिया। ये 1 है क्योंकि कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है क्योंकि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोल बेटा, ये 3 नहीं है, इसको 3 करने के लिए एक कार्बन ऊपर लिखो। अब ये 3 हो गया, ये 4 नहीं है तो 1 ही है। 4 बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। अरे यार 4 माने कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये आया। ए बेटा अब 4 वैलेंसी को लेते हुए हर कार्बन पर हाइड्रोजन बैठा दो। यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां कोई नहीं, ये सब 3, ये हो गया। अब बात कर रहे थे हम लोग कि किसी एल्केन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे। ये बेटा एल्केन से हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? एल्काइल। बोलो ये बेटा, एल्केन का मतलब CnH2n+2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 और H, ये H। तो ये CnH2n+1 क्या हो जाएगा? एल्काइल RH। देखो अगर ये 1 है, अगर n वैल्यू 1 है तो CH4, इसका एल्काइल क्या हुआ? यहां से एक H हटा दोगे तो CnH2n+1 N1 है तो ये CH3 आया ना।
तो ये अगर 1 कार्बन एल्केन को हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन में बताएंगे, मीथेन कहते हैं IUPAC नेम में, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एल्केन के हाइड्रोजन को हटाओगे तो एल्काइल बनेगा। तो किसी एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं बेटा। अब ये देखो, ये अगर एल्केन है, इसी H को हटाने से, इसी H की जगह पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाएंगे। एल्केन के H को हटा करके OH लगाया, अल्कोहल, Cl लगाया, एल्काइल क्लोराइड, CHO लगाया, एल्डिहाइड, COOH लगाया, एसिड। मतलब एल्केन डेरिवेटिव से ही होते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं किसी एल्केन में, तो हम बहुत से आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि किसी एल्केन में अगर H पे OH लगाना है तो कितने अल्कोहल हो सकते हैं, कितने अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, कितने एसिड हो सकते हैं। ये सब आइडिया लग सकता है, जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला काम है कि एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं। जैसे मान लो CH4 है, ना कुछ मिले बेटा ना, तो H पे क्लोरीन लगा के देख लो। अगर किसी H पे क्लोरीन लगाया, किसी भी H पे लगाओ चारों में, तो यही बनेगा ना। तो इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुए, 1। अब इथेन है, यहां से H हटाओ या यहां से H हटाओ क्लोरीन द्वारा, तो स्ट्रक्चर तो एक ही मिलेगा बेटा ना, ये या ये दोनों है इथाइल क्लोराइड। बोलो, तो यहां से हाइड्रोजन हटाओ या यहां से हटाओ, या देखने से भी लग रहा है कि ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन इसके और ये तीनों हाइड्रोजन ये वाले एक ही तरह के, ना कुछ मिले क्लोरीन लगा के देख लो, एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहां भी एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर हम प्रोपेन की बात करें, अभी हम बताएंगे कि इसका क्या जरूरत है। देख बेटा, ये प्राइमरी, तो चाहे इस H को हटाओ या इस H को हटाओ क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटाया, इस वाले को या इस वाले को, तो क्या बना, 1 क्लोरोप्रोपेन। पढ़ो, अभी थोड़ा सा आइडिया लो। 1 क्लोरोप्रोपेन, 9वीं 10वीं में क्लोरीन का इतना आइडिया होगा। अगर हम सेकेंडरी के, देखो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन भी यहां है। अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटाए तो देखो ये 2 क्लोरोप्रोपेन दिखाने के लिए, मतलब कि प्रोपेन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो इस प्राइमरी वाले को हटाया तो ये बना एल्काइल, सेकेंडरी वाले को हटाया तो ये एल्काइल बना। और याद करो इनका नॉर्मल नेम, इसको कहते हैं एन प्रोपाइल और इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। ये बेटा क्या किया है हमने, प्रोपेन है, प्रोपेन में CH3, CH2, CH3, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी ये दोनों और ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी पे 2 हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटाया तो 1 क्लोरोप्रोपेन, सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटाएंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन। हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लिखने से
क्लोरीन लगाने से नाम बदल गया कि नहीं? 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, बोलो। तो नाम बदल जाने का मतलब कि प्रोपेन में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 हुआ। प्राइमरी वाला हटाया तो एन प्रोपाइल, सेकेंडरी वाला हटाया तो आइसोप्रोपाइल। तो इजीएस्ट अप्रोच क्या है? हर कार्बन के हाइड्रोजन पर क्लोरीन लगाओ, नाम देखो, जितने अलग अलग नाम बनेंगे क्लोरीन कंटेनिंग एल्केन के, उतनी ही तरह के इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा गया, और ये तो बेटा अभी से याद करो। मैं ये कहूंगा कि हाँ इसको याद करो, मैं समझा रहा हूं। प्रोपेन हो गया तो ऐसे पूछा जाए, C4H10 एल्कीन में कितने तरह के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? ये बेटा C4H10 एल्कीन का मतलब ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, अक्सर लड़का यही कहता है नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन C4H10 एल्केन में एक और होता है आइसोब्यूटेन। तो C4H10 के कितने स्ट्रक्चर्स हुए बोलो? 2। एक को नहीं बोलोगे बेटा। पूछा जाए तुम लोग 2 भाई बहन हो और ये तो नहीं कह सकते ना C4H10 के कितने बच्चे हुए, तो कहोगे ना 2। ये नहीं कहोगे नहीं मैं अकेले ब्यूटेन नहीं हो, तो फिर ये गुस्सा आएगा, कहेगा मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो तुम? तो C4H10 के कितने बच्चे? 2, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देख बेटा, अब तो क्लियर है इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो देखने से लग रहा है कि ये अगर इधर से गिनो या इधर से गिनो, सिमेट्री है यहां। तो जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। प्राइमरी 2 है लेकिन जो ये है वही ये है, सिमेट्रिकल है ना। जो ये है वही ये है। तो एन ब्यूटेन में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुए? तो एक प्राइमरी वाला, ये सेकेंडरी वाला। ये सेकेंडरी वही है जो ये है, और ये प्राइमरी वही है जो ये है। ना कुछ तो क्लोरीन लगा के देखेंगे, क्लोरीन ना भी लगावें तो ये इसको कॉमन नेम होता है एन ब्यूटाइल। प्राइमरी वाले को जब हटाया, सेकेंडरी कार्बन वाले को हटाया, यहां से जब यह हटाया तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद कर बेटा, कॉमन नेम इनका यूपीएससी बताऊंगा, पूछा जाता सेकेंडरी ब्यूटाइल का यूपीएससी नेम क्या होगा, आगे आप डेवलप कर लोगे। इसी तरह से इसमें ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, और ये है 3 डिग्री टर्सरी। ये तीनों प्राइमरी टर्सरी से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों प्राइमरी का हाइड्रोजन एक ही नेचर का हुआ। किसी को हटाओगे तो एक ही नाम आएगा। अगर मान लो ऐसे भी देखें, यहां यहां या यहां कहीं क्लोरीन, कहीं भी क्लोरीन रख के घर पे देख लेना, नाम हमेशा आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। खैर हम आईयूपीएससी नहीं बताए हैं, बट ऐसे नाम आएगा। लिख लो यहां 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रक्चर यहां क्लोरीन करो, यहां करो या यहां करो, हर केस में यही आएगा। तो मैं बताया था ना कि ये हटाने पे क्लोरीन लगाया है। बोलो, इसका मतलब कि ये हटाया तो जो स्ट्रक्चर बना, ये इसको कहेंगे हम आइसो, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसको? आइसोब्यूटाइल। तो
आइसोब्यूटेन के प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाया तो आइसोब्यूटाइल प्राइमरी वाले को, अगर टर्सरी हाइड्रोजन को हटाता, हाइड्रोजन क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि हम C4H10 के H को हटा करके हमें पता करना था कि कितने एल्काइल होंगे C4H10 के। तो C4H10 एल्काइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4H9, क्योंकि एल्काइल से ही तो H हटाए हो, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। तो हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन C4H10? अरे सर C4H10 के तो दो स्ट्रक्चर हुए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में दो तरह का हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो नाम क्या हुआ, यानी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन में भी दो है, प्राइमरी और टर्सरी, ये तीनों सेम है। इसलिए भी सेम है क्योंकि ओरिजिन कहां से है, टर्सरी से। इस टर्सरी से ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी या ये वाला प्राइमरी एक ही कार्बन से, अगर सभी प्राइमरी का ओरिजिन है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही तरह का होगा प्राइमरी का। तो जो ये है वही ये है, वही ये है। तो इस H को हटाया या इसको हटाया या इसको हटाया तो हमें जो स्ट्रक्चर मिला ये हुआ आइसोब्यूटाइल, और टर्सरी को हटाया तो टर्सरी ब्यूटाइल। बोलो 10। एल्काइल ऑफ C4H10 is C4H9 which has 4 structures। पहला याद कर बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीसरा, अब देखो बेटा, इन दोनों में अगर H लगाओगे, यहां H करो या यहां H करो, H हटा के नहीं ये मिला है, H करते तो ये क्या देता, ब्यूटेन। अगर यहां या यहां H लगाते तो क्या स्ट्रक्चर बन जाता, ब्यूटेन। इसका मतलब ब्यूटेन में दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुए। दूसरा था, अभी वो स्ट्रक्चर बनाए थे ये वाला आइसोब्यूटाइल, और फोर्थ था ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 हाइड्रोजन हो गए। सर 4 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुआ C4H10 में। H हटाने पर जो एल्काइल बना वो C4H9। If it is asked how many structures are possible for C4H9, 4। नाम, नॉर्मल ब्यूटाइल रटो, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये रटो, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। पूछा गया था एक बार बेटा, मजाक की बात नहीं है, और लड़का कंफ्यूज कर गया था। क्वेश्चन था how many structures of aldehyde are possible? How many structures of? For C5H10O। एल्डिहाइड का मतलब जनरल फॉर्मूला आगे पढ़ोगे, CnH2nO। चलो एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं।
हम बोले थे कि एल्केन के H पे, आगे पढ़ोगे, एल्केन के H पे अगर CHO लगा दिया तो ये एल्डिहाइड होता है। कौन सा ग्रुप हो गया? एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्केन के H पर अगर OH लगा दिया तो कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कोहल। ये एल्डिहाइड और ये एल्कोहल। इस एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये H पे OH अल्कोहल यहां बता रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया C5H10O। तो R क्या आ गया? C5H10O माइनस CHO, CHO बराबर C4H9। अरे how many structures of aldehydes are possible for C5H10O? एल्डिहाइड मैंने एल्केन के H पे CHO, तो RCHO अगर ये आया तो R क्या आ गया? C4H9। अरे बेटा C4H9 के कितने स्ट्रक्चर? 4, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो एल्डिहाइड कितने हो गए? 4। बोलो एल्डिहाइड कितने हो जाएंगे भाई? एल्काइल, एल्काइल कौन कौन से आए 4 में? N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। बार बार कह रहा हूं, याद करो इसको। एल्डिहाइड हो गए 4, क्योंकि R की वैल्यू कितनी आई? C4H9। इसी तरह से पूछ दे हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ, मान लो एल्कोहल्स पूछा हुआ सवाल है ये। एल्कोहल्स आर पॉसिबल फॉर C4H10O। तो एल्कोहल का मतलब H को OH, ROH, ये बराबर C4H10O। तो R क्या हो गया? C4H10O माइनस OH बराबर C4H9। अरे फिर C4H9, तो C4H10O के कितने एल्कोहल हो जाएंगे? अब बोल दोगे 4। OH लगाओ क्योंकि C4H9 है 4, N ब्यूटाइल माने N ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो व्हाट इज यूज ऑफ नोइंग टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम? किसी एल्केन में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स का नंबर्स पता चल जाए तो किसी फंक्शन ग्रुप के कितने स्ट्रक्चर्स होंगे? वो फंक्शन ग्रुप जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, माने एल्केन के H को हटा करके उसको रखा जाए, OH, Cl, नाइट्रो, अमीनो, CHO, उन फंक्शन ग्रुप को, मतलब जो H की जगह पर रखे जा सकते हैं, कीटोन नहीं, वो 2 कार्बन के बीच में आता है, ईस्टर नहीं, 2 कार्बन के बीच में आता है। एसिड की बात कर सकते हैं, एल्डिहाइड की बात कर सकते हैं, एल्कोहल कर सकते हैं। H की जगह पर जितने ग्रुप आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एल्केन में टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पता हो तो किसी ग्रुप के मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के एल्केन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर कितना होगा ये हम बता सकते हैं। जैसा कि हमने कहा C4H10O के कितने अल्कोहल, तो ROH is C4H10O, R is C4H9। हमें पता है C4H9 के 4 स्ट्रक्चर, इसलिए C4H10O के 4 अल्कोहल। तो मैं ये चाहता हूं बेटा, आप जान ही रहे हैं, डिफरेंट अप्रोच लेकर के आप लोगों के बीच आया हुआ हूं, चीजों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप लिख के दो, ताकि हम उसको आसान तरीके से आप तक आंसर पहुंचाएं। साथ साथ ये जरूर चाहूंगा कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ऑर्गेनिक को कितना आसान बनाया जा सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे बना करके
मैं आप लोगों को एंजॉय करवाने की कोशिश करूंगा ऑर्गेनिक पार्ट से। जो बहुत कंफ्यूजन लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से इससे आसान मैथमेटिकल अप्रोच ऑर्गेनिक से और किसी पार्ट में नहीं है केमिस्ट्री के। कोशिश करूंगा खूब अच्छी तरह से एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं और आपको बताऊं, तो मेरा सहयोग करिए इस उद्देश्य से कि आपका काम है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ साथ एक चीज और है कि लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बुक्स के बारे में लिंक दिया गया है, आप बुक्स को भी देखिए। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। फिर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो, हम यहाँ हैं, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।